नमस्ते आशुतोष जी, स्वागत है आपका। और आज एक बार मुझे जी। लगा कि कल बड़ा एक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा दिन था कल भारत के लोकतंत्र के लिए। और मुझे कुछ चीज़ें जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ज़रा मैं उसमें आपका भी एक पक्ष जानना चाहता हूँ कि आप कैसे। मैं थोड़ा बताऊँ कि ये जब जब शुरू हुआ और आज जब मैं इसका अगर कोई मूल्यांकन करने को कहे पिछले 15, 20, 25 दिन का, तो 2 चीज़ें मैं कहूँगा। पहले लगा ना कि पूरे दुनिया में हमें लगा कि हमारी भद्द हो रही है। लंदन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया मतलब पूरे दुनिया में इसको कवर किया जा रहा था। लेकिन कल के बाद ये मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये एक बार हुँ, फिर एस्टैब्लिश हो। जैसे इमरजेंसी के बाद हुआ था, इमरजेंसी में लोगों ने बहुत हँसी उड़ाई थी कि देखिए, देखिए क्या है भारत। लेकिन ये एस्टैब्लिश हो गया कि हमारा लोकतंत्र तो लोकतंत्र है। और दूसरा एक जो मुझे मालूम नहीं कैसे लगता है कि हम सब लोग, मुझे कम से कम हरदम लगता था इस जनरेशन से जो ये 14-15 साल से 25 साल की जिसको जेनज़ी बोला जा रहा है, लगता था गांधी को इनसे क्या मतलब, पढ़ते भी नहीं है गांधी के बारे में। हाँ ठीक है, कोई गांधी जी थे। लेकिन एक चीज फिर से तय हो गई 20 तारीख को कि हुँ, गांधी इस देश के डीएनए में है। और मैं इसलिए कह रहा हुँ, हूं कि इतना अहिंसक, इतना ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, ये बहुत मुश्किल चीज थी आशुतोष जी। और ये हुँ, मुझे हरदम लगता है कि इन्होंने शायद गांधी को पढ़ा ना हो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गांधी को जिया, दुनिया में फिर एक बार स्टैब्लिश हो गया कि इस देश के डीएनए में गांधी है। मैं इस लार्जर क्वेश्चन को करके, क्योंकि राहुल गांधी की भी बात करना जरूरी है, सोनम वांगचुक जी की भी बात थोड़ी करेंगे, लेकिन हुँ। पहले एक जो लार्जर क्वेश्चन है उस पर मैं एक आपका कहूं, लोकतंत्र की जीत और गांधी फिर से रीस्टैब्लिश्ड, इस पे एक आपकी टिप्पणी ले। नहीं, नहीं, बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत सारे लोगों को जिसके मन में संशय था कि दरअसल पिछले 12 साल से इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह एक निरंकुशवादी अथॉरिटेरियन रिजीम आके इस्टेब्लिश हो गई है, तो उसको चुनौती देना एक मुश्किल काम था, ऐसा लोग मानने लगे थे और ये मानने लगे थे कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां टूट रही हैं, जिस तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से आतताई व्यवहार किया जा रहा है, वैसे में इनके खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात जो पूरी तरीके से स्पष्ट थी और मैं जिसको बार बार कहता था कि दरअसल इस सरकार के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो घटती जा रही है, ये मैं बार बार कह रहा था। और एक एंटी इनकम्बेंसी है इनके खिलाफ जो 2024 में जिसको पूरी तरीके से पूरी दुनिया ने देखा और महसूस भी किया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा विस्फोट होगा, मैं ईमानदारी से कहूं मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और इनफैक्ट जब अभिजीत दिपके जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आए और उनको बिना किसी उसके आसानी से जब उनको परमिशन मिल गई, तो मेरे मन में संशय भी पैदा हो गया कि यार ये तो कहीं न कोई कहीं कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है। फिर सोनम वांगचुक की इसमें एंट्री हो गई। सोनम वांगचुक का वो इंटरव्यू भी दिखाई पड़ा जिसमें कहा कि एलजी ने मुझसे कहा। फिर वो अचानक बिना 17 तारीख 18 तारीख के बाद पता चला उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर पुलिस उनको उठा के लेके चली गई। और फिर उनकी पत्नी की तरफ से एक बयान आया राहुल गांधी को लेके। तो इन सब चीजों से मन में संशय था कि कहीं ऐसा तो नहीं सारा का सारा प्रायोजित कार्यक्रम हो। लेकिन कितना भी प्रायोजित कार्यक्रम, मैं ये तो नहीं कह रहा प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से बच्चों ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से युवा खड़ा हो गया, उसने बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो विचारधारा दरअसल महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को, गांधी की हत्या तो कर दी शारीरिक तौर पर, लेकिन वो विचार जिंदा है और बहुत मजबूत विचार है। मैं उन तस्वीरों को देखकर बुरी तरीके से कांप गया, हिल गया। लेकिन मन में एक आनंद भी आया जब मैंने देखा कि बच्चे निहत्थे खड़े हुए हैं और पुलिस वाले उनको मार रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं और मारो और मारो और मारो। और कोई एक दो तस्वीर नहीं थी बल्कि बहुत सारी तस्वीर थी। मुझे लगा कि उस दांडी मार्च की याद हो आई कि जब नमक तोड़ो कानून के दौरान जब गांधी ने 72 लोगों ने जब खड़े हो गए और पुलिस ने इन पर लाठियां बरसानी शुरू की, सिर से खून बह रहा था, माथे से खून बह रहा था, शरीर से खून बह रहा था और वो गिर पड़ रहे थे जमीन के ऊपर, बेहोश हो रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से एक डंडा नहीं चला, एक हिंसा भी नहीं चली, एक पत्थर भी उनकी तरफ से नहीं फेंका गया। मुझे वो दृश्य याद आ गया, चूंकि अब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ तो इसलिए मैं नहीं देख सकता था, लेकिन ये दृश्य देखकर मुझे जरूर ऐसा लगा। तो एक बात तो स्पष्ट है, गांधी को जितना मारने की कोशिश करेंगे गांधी उतनी ही मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। और जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की, वो उस विचारधारा के खिलाफ गांधी खड़े हुए, उनका विचार खड़ा हो गया। और उसी विचारधारा ने साबित कर दिया कि जब जब इस देश के अंदर निरंकुशवाद आएगा तब तक गांधी जिंदा रहेंगे और गांधी मरने के बाद भी इनको परेशान करते रहेंगे, इनको तड़पाते रहेंगे और इनको हार का स्वाद चखाते रहेंगे। तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि लोकतंत्र वाकई में उसकी जीत हुई है, अन्यथा नरेंद्र मोदी की शख्सियत
किसी मंत्री की बलि ले ले। और इनके बारे में तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन इस्तीफे तो हुए और इस्तीफा हुआ। और जब प्रधानमंत्री को रात को 12 बजे के बाद उठ के अगर वीडियो बनाना पड़ जाए तो समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री कंफ्यूज्ड भी थे, प्रधानमंत्री डेस्परेट भी थे, और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस हार को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, जिसको टालने की कोशिश कर रहे थे। और इतनी हड़बड़ी में वो वीडियो बना था, पहले दिन का जो वीडियो, उसको देख के तो मुझे तरस भी आ रहा था कि जो प्रधानमंत्री अपनी छवि को लेके कौन सी मुस्कान करनी, कितनी करनी है, कितने इंच आगे बढ़ना है, कितने इंच पीछे रहना है, किसको गले लगाना है, किसको गले नहीं लगाना है, किसके गले पड़ना है, किसके गले नहीं पड़ना है, और हमेशा ये साबित करना कि आई एम इन कमांड। वो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन के वीडियो में पूरी तरीके से कमांड में नहीं थे। अगर आप उसमें जो 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 फ्रेम बना था, वो फ्रेम बहुत खराब था, जिससे प्रधानमंत्री की छवि अच्छी नहीं बन रही थी। हेडरूम बहुत ज्यादा था, बैकड्रॉप बहुत खराब था। और रात के 12 बजे कौन आदमी है जो सूट पहनने की कोशिश करता है, जैकेट पहनने की कोशिश करता है? तो वो सब इस बात का प्रमाण था कि इस आंदोलन ने सरकार की जड़ों को हिला दिया, सरकार का इकबाल खत्म कर दिया, और अब उसको बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो रही है। मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। अर्जुन जी, मैं उस वीडियो की, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, अगर मेरे दफ्तर में होता, मैं पिटाई तो नहीं करता हूं, लेकिन उस लड़के को जरूर कान पकड़ के उठक बैठक करवाता, जो इस तरह का फ्रेम अगर मेरा कर देता। और वो जो टेलीप्रॉम्प्टर जिसने चलाया, उसने भी मसौदा को मुसौदा और ये सब बार बार लिख रहा है, अगर तो उससे भी उस कुछ ना कुछ तो मुर्गा ही बनवा देते मोदी जी। कुछ ना कुछ तो मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया। खैर, मैं एक चीज और जरा आपसे समझ, हम लोगों को देखिए हरदम डिस्क्रेडिट ये किया जाता, सोशल मीडिया है, अपना स्टूडियो में बैठ के वो करते हैं, लेकिन ये आंदोलन पहली बार पूरी तरह से सोशल मीडिया द्वारा पूरी तरह से आयोजित, सोशल मीडिया, और मैं जब सोशल मीडिया कह रहा हूं तो इन बच्चों ने को नमन सबसे पहले करना है, क्योंकि दे छोड़ दिए। हम लोग कभी कभी आपसी बातचीत में लगता था कैसे होगा, ये तो हो नहीं पाएगा। बच्चों, ये जो स्टूडेंट्स थे, इन्होंने कहा कि हम करके दिखाते हैं, और उन्होंने करके दिखा दिया। एक चीज मैं और कहूंगा, सोशल मीडिया पे भी आपसे जरा समझू कि हैव वी अराइव्ड। और दूसरा मैं ये बात इसलिए कि भाषा का भी एक है। अभी तक क्या होता था कि भाषा में हम और आप, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली दे देता हूं कभी कभी आपसी जब दोस्तों के साथ। ये नहीं हूं कि मैं गाली नहीं देता हूं, मैं जब स्टूडेंट था तब भी आपसी में, लेकिन किसी नए के सामने, घर वालों के सामने, किसी महिला के सामने गाली नहीं देता। ये एक नई जनरेशन आई है जिसको इस सबसे कोई मतलब नहीं। आपको बुरा लगता है लगे, मेरी भाषा ये है। और उसने मुझे मोदी जी का जब, मतलब मोदी जी ने एक किया, एक उधर से आए, ये उधर से वापस 100 भेज रहे थे, क्या क्या मीम निकाल के कर रहे थे। हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। वन ऑफ द बेस्ट, एक सादा कागज लेके लड़का आ जाता है और कहता है कि पढ़ो पढ़ो, वो कहता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, कहता अंधभक्त का चश्मा लगाओ तो देखो सब दिखेगा तुम्हें। ये उनकी क्रिएटिविटी तो मतलब बियॉन्ड डाउट, जो व्यंग भी दिखा, हास्य भी दिखा। तो एक भाषा पे जरा मैं क्योंकि क्या भाषा अब चेंज हो रही है, उन्होंने बीजेपी को उनकी भाषा में और उनसे नीचे स्तर की भाषा में, तुम ये कहते मोदी जी का चुम्मा ले रहे हैं एक तरफ से अडानी जी, एक तरफ अंबानी जी। आप ये कभी सोच सकते थे कि हम और आप करते? तो अभी आप एज एडिटर आप कहते नहीं ये कैसे लग सकता है, ये नहीं, ये वो लगा रहे थे और वो उसको मस्ती में घूम रहे थे। देखिए आनंद जी, अभी भी आप भाषा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो भाषा शब्द नहीं रहा, तो लिंगो हो गया है। तो वो चेंज तो आ गया है। हम लोगों के जमाने में भाषा हुआ करती थी, फिर आगे चल के वो लैंग्वेज में तब्दील हो गई, अब लिंगो हो गया है। तो उनकी जो लिंगो है वो हमारे आपके समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन देखिए, हर पीढ़ी की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, और हर पीढ़ी का अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। अच्छी बात क्या है कि ये वो पीढ़ी है जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होती है। अब 60 साल की उम्र, 50 साल की उम्र में क्रिएटिविटी आपकी निकलती नहीं है। वो जब, क्योंकि आप तमाम चीजों को सोचने लगते हैं, प्लस माइनस घटाने बढ़ाने लगते हैं, और इसका ये हो जाएगा, उसका वो होगा। जो स्वतः स्फूर्त जो विस्फोट होता है, दरअसल क्रिएटिविटी वही होती है। तो ऐसा नहीं था कोई ऑर्गेनाइज तरीके से उस क्रिएटिविटी को करने की कोशिश की जा रही थी, या कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई इस तरीके से प्रयोजन था जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियां करनी थी, या उनका मजाक उड़ाना था, या उनको लेकर प्रहसन करना था। तो वो उस उम्र में होता है, और ये हर उम्र के साथ होता है। इसलिए मुझे इसमें किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं है। ये अगर आप कभी भी, अगर आपको मौका मिले, मैं तो इधर पिछले दिनों से मैं थोड़ा इस पे रिसर्च भी करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप फेसबुक पर जाते हैं, जो रील्स आजकल बन रही है,
उन रील्स में जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो गजब के वीडियो होते हैं भाई। उसमें इतना जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, इतना मजा, इतनी जबरदस्त तरीके से उसमें तंज कसा जाता है, उसमें एक ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई पड़ती है। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ शहरों में नहीं दिखाई पड़ रही, गांव के आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको देख के आप दंग रह जाएंगे। ऐसी ऐसी गृहणियां जो है वो सेंटेंसेस लिख देती है, बोल देती है, वन लाइनर बोल देती है कि हम आप दंग रह जाते। तो दरअसल अभी तक क्या था कि इस तरीके से जो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो ये क्रिएटिविटी निकल के सामने आती नहीं थी। हम जब मिर्जापुर में थे तब ऐसे कई लड़के थे जो मतलब ऐसा वन लाइनर मारते थे कि जिसको सुन के ही मतलब लगता है कि यार क्या गजब मार दिया, फिर हंसते हंसते पेट फूल जाता था। या वो जब फिल्में देखकर आते थे जो फिल्मों की पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताते थे, मतलब इतनी जबरदस्त उनकी मेमोरी हुआ करती थी। लेकिन जब उसका उस तरीके से प्रस्फुटन नहीं हो पाता था क्योंकि कोई माध्यम उस तरीके से नहीं था। आज हर आदमी के पास फोन है, वो उस तरीके से बात करता है। तो मुझे इस लिंगों पर कोई आपत्ति ना। अब देखिए हमारे जमाने में युवा शक्ति कहा जाता था, आज उसको जेनजी कहा जा रहा। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे जबान में तो जेन शब्द नहीं आता, युवा शक्ति या युवा ताकत ही आती है, युवा क्रांति ही आती है। जेपी के जमाने में युवा क्रांति, युवा शक्ति यही सब कहा जाता था। अब कोई युवा शक्ति के बारे में बात नहीं करता, युवा ताकत के बारे में बात नहीं करता, युवा ऊर्जा के बारे में, अब सब जेनजी के बारे में बात कर रहे हैं। और इस सरकार के मन में जो डर था वो ये था कहीं ये जेनजी उनकी सरकार को उखाड़ ना फेंके। तो कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार जन कल्याणकारी है, अगर सरकार जनता के लिए काम कर रही है तो जेनजी उनके खिलाफ क्यों होगा? भाई श्रीलंका में हुआ तो वहां की जो सरकार थी, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो थे वो तानाशाही कर रहे थे वहां पे, वो लोगों की बातों को सुन नहीं रहे थे। उन्होंने पूरी तरीके से नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद फैला रखा था, लूट रहे थे एक तरीके से। यही हाल बांग्लादेश का भी हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को डिस्क्रेडिट कर दिया, पूरे प्रोसेस को डिस्क्रेडिट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा तो निकलेगा ना। और नेपाल में भी यही हो रहा था, भाई एक पार्टी आती दूसरी चली जाती, कहीं कोई 3 महीने सरकार में चला रहा, कोई 5 महीने सरकार में चला रहा, सब लूट रहे थे बैठ के। तो अगर उसका प्रतिकार ना हो तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं अगर आपके हिसाब से, तो क्यों जेनजी सड़कों पर उतरेगी, किस लिए उतरेगी? ये जो भाषा है और जिस तरीके के वन लाइनर्स हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और इनका कहीं संग्रह अगर हो जाए तो ये अद्भुत कहानी अपने आप में होगी, एक बड़ा रिसर्च इस पे होगा। जी, मैं सोशल मीडिया पे भी क्योंकि सोशल मीडिया का मैं एक आपसे उस पर भी रिएक्शन कर लूं क्योंकि सोशल मीडिया अब स्टैब्लिश हो गया है। मैं एक चीज और कर दूं तो एक साथ दोनों कर दिया सोशल मीडिया पे। और जो आपने जब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की, मुझे एक फर्क और नजर आया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में मूल रूप से एक जो था वो जेनजी के हाथ में ही पूरा आंदोलन हो गया था, पॉलिटिकल पार्टी ठीक से नहीं आई थी। यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी भारत में कि जेनजी जो मतलब जो ये छात्र थे आगे चल रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन की सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके पीछे पीछे। तो मुझे ये कभी डर नहीं लगा था कि ये लोग ये चीजें हाथ से निकल जाएंगी। वो आगे चलेंगे, रास्ता दिखाएंगे और राहुल गांधी को उनकी बात पे कहना होगा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो और हम 100% शत आपके साथ हैं। आप ये नहीं कहेंगे इसका ये। तो वो शायद एक हमारे यहाँ एक फर्क, एक ये भी हुआ कि हमारा लोकतंत्र जो है उसमें विपक्ष अभी भी इतना वाइब्रेंट है कि इन बच्चों के पीछे पीछे चलने को तैयार था। और जरा सोशल मीडिया पे भी एक टिप्पणी देखिए, ये सोशल मीडिया की जो पूरी कहानी है, इस देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को उस दिन चेत जाना चाहिए था जिस दिन हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच शब्द कहा था और उसके अगले दिन वो जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक सटारिकल पेज बना था उस पे 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोग उससे जुड़े थे। किसी भी राजनीतिक पार्टी की करोड़ों रुपए खर्च कर दे, मेरा दावा है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं कर सकता। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए खर्च करके वो इतने बड़े पैमाने पर 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर या समर्थक नहीं पैदा कर सकता। मैं दावा करता हूं एक बार कि जकरबर्ग भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते, संभव नहीं। वो पहला रिफ्लेक्शन था जब लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्यों ये बात? देखिए, एक आम शहरी हो, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे अमेरिका के अंदर कहीं का भी हो, एक आम आदमी है, एक आम जो नागरिक है, वो हमेशा जो राजनीतिक प्रतिष्ठान है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसको वो हमेशा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेती है, उसको हमेशा वो डाउट की नजर से देखती है। उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी नजर में कम होती है क्योंकि राजनेता तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं और आज के जमाने के राजनेता कोई गांधी के जमाने के तो है नहीं। और आपको याद होगा गांधी जी को भी तो काले झंडे दिखाए गए थे ना जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और ये संदेश गया कि गांधी जी ने शायद पूरी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की। तो जब वो जा रहे थे कांग्रेस के उसमें अधिवेशन में शामिल होने के लिए तो उनको काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई जब ट्रेन से जा रहे थे। तो राजनेताओं के खिलाफ एक सेंस ऑफ
जिसे कहते हैं कि एक क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोगों के मन में श्रद्धा थी कि भाई कुछ भी हो जाए, राजनेता कितने भी घटिया हो जाए, अभी भी कम से कम न्यायालय के प्रति, जुडिशरी के प्रति लोगों के मन में सम्मान था। जब मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहे, पैरासाइट कहे, तब ये चीजें बर्दाश्त के बाहर हो गई। यानी पानी अब नाक से ऊपर निकल गया कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं, कहीं कोई दरवाजा नहीं बचा जहां हम जाके इंसाफ की पुकार कर सके। तो ये उसका रिएक्शन था। तो मेरा कहना यह है कि जब अन्ना का आंदोलन था वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक सैलाब था, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ। और उसमें ना कांग्रेस पार्टी थी ना भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार वहां पे मौजूद थी इसलिए उसको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। अन्यथा वो आंदोलन अपने स्वभाव में, अपने डीएनए में पूरी तरीके से पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ था। क्योंकि मनमोहन सिंह सामने थे इसलिए उसको उनका ब्रंट झेलना पड़ा। ये जो पूरा आंदोलन था, ये इस देश के अंदर पिछले 12 सालों में जो निरंकुशवाद को, जो अथॉरिटेरियन सिस्टम को जो लाभ थोपने की कोशिश की जा रही थी, विचारधारा के माध्यम से अहंकार को परोसा जा रहा था, ये उसका प्रतिकार था, उसका रिएक्शन था। इसलिए इस सरकार को चेत जाना चाहिए कि अभी भी लोगों को इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में भरोसा है, लोकतंत्र में भरोसा है, और वह ऐसी किसी भी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अपने स्वभाव में अथॉरिटेरियन हो, जो पूरे सिस्टम को, लोकतंत्र को टेकन फॉर ग्रांटेड ले और उसको अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करे। आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर कि पिछले 12 सालों में जो चुनाव है, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो संदिग्ध हो गई। चुनाव आयोग संदिग्ध हो गया है। राजनीतिक पार्टियां अपने को बचाने के लिए क्या करें? पार्टी न केवल तृणमूल कांग्रेस को हराया गया बल्कि उनकी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और बेशर्मी के साथ उसको जस्टिफाई किया जा रहा, बेशर्मी के साथ। तो इस बेशर्मी की एक सीमा तय हो गई है, इस आंदोलन ने तय कर दी है, और इसका क्रेडिट किसी एक व्यक्ति या किसी उसके खिलाफ नहीं है। ये गुस्सा लोगों के अंदर दरअसल भड़क रहा था, पनप रहा था धीरे 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 धीरे। लेकिन जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गांधी के बारे में लिखा, और जब उन्होंने गांधी की लीडरशिप का वैल्यूएशन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं और कहते हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो सबसे बड़ा आतंक था, डर था, वो गांधी जी ने एक झटके में दूर कर दिया। जब वो डर दूर हो गया तो लोग सड़कों पर निकल पड़े, कहें ठीक है क्या करोगे, लाठी चलाओगे, चलाओ लाठी, फांसी दोगे, फांसी दो, गोली चलाओगे, गोली चलाओ। तो भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए, फिर आम आदमी सड़क पे निकल आया, और तब अंग्रेजों को लगा कि अब हमारे लिए यहां सरकार चला पाना नामुमकिन होगा। तो इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये कंट्रीब्यूशन है कि इसने लोगों के मन में जो भय बैठा हुआ था, गुस्सा तो था लेकिन निकल नहीं रहा था, उस भय को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और ये भय जब खत्म हो गया तो आपने जंतर मंतर हो चाहे कहीं भी हो, आपने देखा किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था, और इस आंदोलन को सबटाज करने की बड़े पैमाने पर कोशिश की गई। मैं तो इस बात का, कई बच्चियों ने मुझे कहा कि जंतर मंतर पर मुझे कभी भी ये डर नहीं हुआ कि मुझे मेरा मोलेस्टेशन हो सकता है या मेरे साथ कोई बदतमीजी हो सकती, जो कि वो पुलिस वालों ने की। अब वो जानबूझ के की या अपनी बेवकूफी में की, ये इस पर विचार हो सकता है। और ऐसे लोगों को वहां भेजा गया जो जाके वहां पत्थर फेंके, सबटाज करने के लिए कोशिश की गई, और ताकि टेलीविजन चैनल्स में जो उनके चमचे हैं वो कह सकें कि आंदोलन तो हिंसा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, या हिंसक आंदोलन था, या देशद्रोही लोग थे। तो मुझे लगता है सबक यही है कि जब जब इस देश के अंदर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जाएगी तब तक इसकी आत्मा कहीं ना कहीं से निकलेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाना कोई मामूली बात नहीं है। वो इस पे गर्व महसूस करते हैं कि वो झुकते नहीं है, वो दबाव में आके फैसले नहीं करते हैं। छात्रों ने, जिसे कहते हैं ना डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई में, हमेशा पलड़ा गोलायत का भारी होता है लेकिन अंत में हार भी गोलायत की होती है। जी ठीक ठीक। मैं आशुतोष जी एक चीज और कहूंगा, शायद कभी कभी संयोग होता है कि हर एक का रोल, जैसे सोनम वांगचुक साहब जिस समय उनको हट गए या हटाया गया जो भी था, उनका रोल समाप्त हो चुका था। उस पूरे उसमें उनको जो काम करना था उन्होंने अपना कर दिया था। जैसे फास्ट बॉलर आता है, शुरू के ओवर फेंक दिया, बाद में फेंकेगा तो और पिटेगा, तो अच्छा है चलेगा। राहुल गांधी जैसे पीएम के आवाज के सामने था ना, उसका अपना रोल था। लेकिन एक चीज जो आपने जब कही ना, राहुल गांधी ने कल देर रात एक लेटर लिखा है और उस पर उन्होंने अमित शाह को डायरेक्टली लिखा है, बिना किसी घुमा इधर उधर के, बहुत ब्रीफ लेटर है, और वो उस पर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि किसने वहां ये पैलेट गन चलाने की वो दी,
आपने दी क्योंकि आपके अंदर है, आपने नहीं दी तो किसने दी? और इसी तरह से वो 2-3 बहुत बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू कि आप ज़िम्मेदारी किसकी कर रहे हैं? मैं हम्म, इस पे भी करूँगा क्योंकि अब क्वेश्चन बड़ा हो गया और अब इससे अमित शाह या कोई भी इससे भाग नहीं सकता है। सरकार भाग नहीं पाएगी कि हमसे नहीं मतलब था, वो कौन था? सादी वर्दी में लोग कैसे आए? पैलेट हम्म, गन किसने चलाई? आपने आदेश दिया? किसने दिया ये बताइए? मैं इस पे भी हम्म, थोड़ा आ रहा हूँ क्योंकि अब चीज़ें अब ये लोग बैकफुट पे हैं। मतलब अब भाजपा हम्म, सरकार हो, चाहे अमित शाह हो, ये जितनी जिस तरह से आते थे वो इनकी किसी की चू नहीं निकली थी। इस पूरे आंदोलन के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह, ये जो बड़े-बड़े लोग थे, ये सब घर में दुबक के बैठ गए थे। राजनाथ सिंह जो हर एक आके सब चू मैं इस पे ज़रा एक चाहूँगा कि ये अब आगे कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए आनंद जी, इस पे तो चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि इसलिए चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पुलिस का रवैया था। चलिए, लाठीचार्ज होता है आंदोलनों में, ये भी होता है कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं और टीयर गैसिंग भी होती है। कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत सारे, जब मैं पॉलिटिकल पार्टी में था तो कई लाठियां मैंने भी खाई हैं। लाठियां पड़ती हैं और अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो पुलिस आपके ऊपर लाठी चलाती है। उसको मैं कोई बहुत अप्रत्याशित घटना नहीं मानता। लेकिन जो 3 चीजें थी, एक, उन लाठियों में कील लगी हुई थी, मतलब ये क्यों? दूसरा, पेलेट गन का इस्तेमाल, और तीसरा, महिलाओं के शौक साथ नहीं, नहीं, वो शौक अत्याचार। वाला भी बिजली बिजली उस बिजली। डंडे में बिजली। हाँ। हाँ। तो और तीसरा, महिलाओं के साथ अत्याचार। मतलब वो तस्वीर देखी तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि एक पुलिस का अधिकारी एक महिला के क्या कर रहा है, डंडे के साथ। और ये दिल्ली की पुलिस को मैं जिम्मेदार नहीं मानता। मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में इसको कह रहा हूं। दिल्ली की पुलिस दिल्ली शहर के अंदर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को रिपोर्ट करती है। और ये वो सरकार है जो गर्व करती है, जिसके बारे में कहा जाता है, यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर अमित शाह का इशारा ना हो या प्रधानमंत्री कार्यालय से इशारा ना। परिंदा पर नहीं मार सकता। ये इन पुलिस वालों की इतनी हैसियत नहीं हो सकती है कि वो अपनी लाठी में कील लेकर आए, उसमें इलेक्ट्रिक का शॉक हो और वो पैलेट गन लेके चले। अगर सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने यह कह दिया होता कम वॉट में लाठीचार्ज नहीं होगा, लड़कों पर लाठियां नहीं चलेंगी, तो पुलिस वालों का आप एक डिसिप्लिन फोर्स है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अपने पे लाठी खा लेते लेकिन वो लाठी चार्ज नहीं करते। तो इस घटना के पीछे आप देखिए कि जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे पहले, गोलचा, उनको अचानक हटाया गया। उनके बाद एक ऐसे शख्स को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया जिसकी पुलिसिंग में पिछले 20 साल से कोई रोल नहीं था, वो इंटेलिजेंस से थे। तो जो इंटेलिजेंस का आदमी होता है, जो रोजमर्रा के जीवन में नागरिकों से संपर्क में नहीं रहता है, उसका रवैया अलग होता है। तो क्यों गोलचा को हटाया गया और क्यों अनुराग कुमार को लाया गया, इसकी अगर गुत्थी हम सुलझा लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की ब्रुटैलिटी वहां क्यों की गई। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो उनका अपना एक पॉलिटिकल पार्ट है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते जो बात छात्रों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो लाठियां जिस तरीके से चलाई गई हैं, उसकी है तो देश के गृह मंत्री को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पुलिस सिर्फ सीधे सीधे उनको ही रिपोर्ट करती, किसी और को रिपोर्ट नहीं करती। अगर कोई मुगालते में है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अमित शाह को कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ये कहना कि पुलिस ब्रूटल हो गई थी, अरे पुलिस तो डिसिप्लिन फोर्स है। दाएं बाएं को एक दो किस्से हो सकते हैं, लेकिन पैलेट गन चलाएंगे, मतलब वो ऑफिसर जो पैलेट गन चलाएगा या जिसका आदेश करेगा, उसकी नौकरी चली जानी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। नैरेटिव क्या बनाने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों ने पुलिस पर लाठियां चार्ज की। वहां पे पत्थर से भरे हुए ट्रक थे, कौन लेके आया? क्या कोई आंदोलनकारी ये चाहेगा कि वो ऐसी कोई हरकत करे जिसकी वजह से आंदोलन डिस्क्रेडिटेड हो जाए? कोई चाहेगा क्या? मैं आंदोलनों की मैंने स्टडी की और मैं जानता हूं कि आंदोलनों को डिस्क्रेडिट करने के लिए सबोटियर्स भेजे जाते हैं वहां पे। और ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी लिखी थी कि ये लोग जो हैं वो मुसलमानों के भेष में हिंदुओं को भेजते, हिंदुओं के बीच में, ताकि वहां उपद्रव पैदा हो। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी आरएसएस के बारे में। मुझे नहीं मालूम कि इस आंदोलन में आरएसएस के लोगों ने कोई भूमिका निभाई या नहीं निभाई, लेकिन आंदोलनों को सबटाज करने के लिए वहां पे पत्थर फेंके जाते हैं और उसके बाद लाठीचार्ज करवाई जाती है।
ये मैं जानता हूं इस बार। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने काफी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और मुझे मालूम होता था कि ऐसे अजनबी चेहरे अचानक हमारे बीच में आ जाते थे जिनको पहचानते तक नहीं थे, और वही लोग लोगों को उकसाते थे, प्रोवोक करते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अमित शाह जी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी उनको जिम्मेदारी। ये बच नहीं सकते कि पुलिस ने सिर्फ जिम्मेदारी, और अगर पुलिस वाले जिम्मेदार थे तो अनुराग पुलिस कमिश्नर को अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर आपके मन में दर्द है, संवेदनशीलता है, कोशिश तो ये की जा रही कि ये तो एंटी नेशनल लोग थे, ये तो हिंसा भड़काने वाले लोग थे, ये लोग तो जो है वो पाकिस्तान की साजिश कर रहे थे। आप ये एक तरफ नैरेटिव भी चला रहे, दूसरी तरफ सरकार बड़ी संवेदनशील है। सरकार इतनी संवेदनशील है कि वो लाठीचार्ज जिस तरीके से करवाती है, वहां पेलेट गन चलवाती है, विश्वविद्यालयों के अंदर एडवाइजरी जारी होती है कि कोई छात्र अगर इसमें हिस्सा लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये आप करा रहे हैं। वहां जो लोग बच्चों को खाना खिलाने के लिए जोमेटो स्विगी का इस्तेमाल कर रहे थे, उन रेस्टोरेंट वालों को धमकियां दी जा रही थी, वहां केसेस, ये कहा जा रहा है कि हमने तो ऐसे 2000 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जो जहां के वहां पे प्रोवोकेटिव भाषण दे रहे थे। आप संवेदनशील अगर है तो आप ये हरकत क्यों कर रहे थे? आप चाहते थे बच्चे वहां भूखों मरे? उनको खाना अगर देने वाले लोग थे और आप पता करें कि सारे के सारे ऑर्डर मिडिल ईस्ट से आए थे, आप कहना क्या चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार ने ऐसी कोई कोशिश छोड़ी नहीं जिसके आधार पर इस आंदोलन को गांधी हर वक्त जिंदा थे, इसलिए कर नहीं पाए और अंत में इनको गांधी के सामने सरेंडर करना ही पड़ा। जी, मैं आशुतोष जी, मैं बहुत संक्षेप में मैं जैसे देखा हूं, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट था जो आशुतोष कुमार जिनकी आप बात कर रहे हैं, अनुराग कुमार माफ कीजिएगा, वो 16 तारीख को वो डेट लाइन है, 16 जुलाई को फाइल बनती है मिनिस्ट्री ऑफ होम से, अमित शाह जी फाइल मूव करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का। 17 तारीख को जिसके मोदी जी चेयरमैन है, तो ये नहीं है कि उनको पता ही नहीं था, मोदी जी चेयरमैन, अमित शाह उसके मेंबर, ये दोनों लोग 17 को अप्रूव करते हैं, 18 को उनको चार्ज दे दिया जाता है, जबकि गोलचा जी अप्रैल में रिटायर हो रहे थे। कन्वेंशनली लास्ट टेन्योर में किसी को अपनी उस पोस्टिंग से नहीं हटाया जाता है, वो ठीक पोस्टिंग कर रहे थे, अच्छा बुरा अलग बात। मैं इस बात को इसलिए आपको कह रहा हूं कि मैं इसको दूसरे ढंग से भी देख रहा हूं। मैंने शायद हम लोग जब लास्ट बात किए थे, राम मंदिर में गुजरात मॉडल था चोरी का, यहां पे भी जो ये पुलिस ने किया है बिल्कुल गुजरात मॉडल है। ये सादी वर्दी में गुंडों को भेजो पुलिस के साथ। आप अगर ये कल परसों की रिपोर्ट आई है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उन्होंने कर दिया है और 2500 वहां पे ऐसे लोग आए हैं जिनके ऊपर एफआईआर है। पार्लियामेंट के अंदर 46% लोगों के ऊपर क्रिमिनल वो हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो रोक लो ना उनको। मेरा सिर्फ कहना यह है आशुतोष जी कि ये सारे वीडियोज आ गए हैं, एक ये भी जवाबदेही तय हो कि सादे वर्दी में पहने हुए ये लोग कौन गुंडे थे, क्या हैं, आरएसएस थे, बीजेपी थे, गुजरात से आए थे, जो जेल से छोड़े हुए लोग थे। क्योंकि अब तो ये भी हो गया ना, साबरमती में बैठा हुआ एक व्यक्ति लॉरेंस जो है 11 साल से आपके कब्जे में है और वो हत्या करवा रहा है वहां, तो ये क्या है? तो मैं इस पे भी एक छोटा वक्तव्य चाहूंगा। मुझे ये गुजरात मॉडल ऑफ पुलिसिंग लग रहा था। इसके इस तरह से प्रूफ मिल रहे हैं कि जिस तरह से वो बर्बरता कर रहे थे। एक बहुत नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जो कुछ भी हुआ वो सब लोगों ने देखा है। मतलब अगर कोई ये सोच रहा था कि एक जमाना था जब सिर्फ कैमरामैन हुआ करते तो फोटो खींच के चले जाते थे, अब तो हर आदमी के पास कैमरे हैं, आप किसी चीज को छुपा सकते ही नहीं है। आप छुपाने की लाख कोशिश करें, कहीं ना कहीं से वीडियो सामने आ जाए, कहीं ना कहीं पिक्चर तस्वीर सामने आ जाएगी। इसलिए ये जो कुछ मैंने कहा ना कि ये एक बर्बरता की हद जो करने की कोशिश की गई और उसके बहाने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही। मुझे तो बड़ा तरस आता, हमारे बहुत सारे मित्र जो टेलीविजन चैनल्स पे काम करते हैं, जो दरअसल जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर एंकरिंग कर रहे थे, तरस आता है उनके ऊपर। अभी भी फैला रहे हैं कि वो हिंसा वहां होने वाली थी और चूंकि सरकार नहीं चाहती कि इस देश के अंदर अस्थिरता फैले, बच्चों के ऊपर कोई खून खराबा हो, इसलिए सरकार ने इस्तीफा ले लिया। मतलब अभी भी वो उसी बबल में है और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। हकीकत क्या है? हकीकत ये कि सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और रंगे हाथों पकड़े गए हैं कि आपकी जो पुलिस थी किस तरीके से व्यवहार कर रही थी। एक तस्वीरें लोगों के सामने उपलब्ध हैं और जो कोशिश दिल्ली में कही गई उसी कोशिश को बंबई में करने की कोशिश की। आप महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं, उनको ग्रोपिंग करते हुए तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं, आप डंडे का जिस तरीके से इस्तेमाल करें वो लोगों ने देखा है। तो ये बिना ऊपर के आदेश के संभव नहीं है। मैं इसको, जो लोग ये कह रहे हैं पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, मैं कहता हूं कि ये नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश है। पुलिस जिम्मेदार नहीं है, ये वो सरकार है जहां परिंदा पर नहीं मारता। ये बात सच है। बिना ऊपर के इशारे से यहाँ कुछ नहीं होता। किसी अफसर में इतनी हिम्मत नहीं, पुलिस वाले में। हाँ, ये तो संभव है कि कहीं पुलिस वाला गिर जाए तो फिर वो अपने तरीके से रिएक्ट करता है, वो सेल्फ डिफेंस।
जी, जी, जी। लेकिन आप इस तरीके से बच्चियां खड़ी हुई और आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, मतलब ये कोई तरीका हुआ? तो इसलिए साफ है आनंद जी कि ये एक प्रायोजित तरीके से किया गया था इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की। और बच्चों का मैं बहुत सलूट करता हूं, बहुत सलाम करता हूं कि वो प्रवोक नहीं हुए और वहां पे बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। जो लोग पहुंच रहे थे, जिस तरीके के नारे वहां किए गए, जय श्री राम के नारे भी लगाने की कोशिश तो वहां की गई थी ना। बहुत सारे ऐसे लोग भी जी, पहुंच गए थे जो क्या क्या कह रहे थे, मंदिर की तरफ करोगे, ये कर देंगे तो वो कर देंगे। आप सोचिए, उनमें से किसी को ये गिरफ्तार हुआ? किसी को गिरफ्तार नहीं किया आपने। इसका मतलब है जानबूझ के आप ये सब कर रहे थे। तो खैर चलिए, एक अच्छा जी, सबक है कि अब एक इस अच्छा और देश को जी, मैं आशुतोष जी जी सिर्फ इतना कह दूं कि मुझे एक हम्म, अच्छा ये है कि ये जो जो छात्र ये यंग हैं जिनको जेनजी के नाम से बुलाया जा रहा है, ये छात्र पार्टिसिपेट करने लगा है देश के इन सब चीजों में। और इस छात्र के पास ना उतना सब्र है ना उतना टाइम है कि जांच आयोग करेंगे तो फलाना हम्म, करेंगे तो ढिमाका करेंगे। इसको तो तुरंत जवाबदेही चाहिए। तो ये एक हम्म, शुभ संकेत है मेरे हिसाब से। जिस दिन, क्योंकि ये इनकी नंबर्स भी ज्यादा हैं, ये हम्म, देश इनके लिए ज्यादा अगर नहीं सोचेगा और केवल ये सोचेगा कैसे क्या हो, तो मेरे हिसाब से शुभ संकेत है। बस इसी के साथ आपका आप शुभ संकेत मान रहे हैं ना कि दे विल बी मोर बिल्कुल पार्टिसिपेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, निश्चित तौर क्योंकि पर। क्योंकि अब उनको धन्यवाद। लग गया है कि उनके नहीं, और अच्छे तरफ है। हर एक आदमी उनको शाबाशी दे रहा है। ये भी नहीं कि कुछ ऐसा काम करके आए सब लोग ये क्या किया, ये क्या किया। हर आदमी उनको शाबाशी दे रहा है, घर में भी दे रहा है। ये अच्छा संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू सर, मच। थैंक यू।